एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद अब ये जो टॉपिक है, लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में कब हुआ। तो ये जो लौह धातु विज्ञान है, यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है तांबे की तुलना में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोहा है वह अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होता है, फिर इसे परिष्कृत किया जाता है और जिसकी एक विधि होती है, परिष्कृत करने का एक टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो उसके तहत जो है लोहे को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा लोहा लोहा भारतीय उपमहाद्वीप में कितना प्राचीनतम है, मतलब ये कितना पुराना है, कितने समय से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग होता रहा है, यह एक बहस का मुद्दा है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो वैदिक ग्रंथ है, पर्टिकुलरली ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में कहीं पर भी लोहे का उल्लेख नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वैदिक लोगों में, यानी वैदिक लोगों में लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन हाँ, बाद के जो समय आता है, जैसे कि बौद्ध साहित्य हमें प्राप्त होते हैं, और जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, तो उनके अर्थशास्त्र में जो है हमें उल्लेख प्राप्त होता है धातु कर्म का। ठीक है, तो इस लोहे को लौह धातु कर्म, यानी कि लोहे का जो है किस तरह से जो है हमें इस्तेमाल करना है, उसका जो एक्सट्रैक्शन किस तरह से करना है, तो इसकी हमें थोड़ा बहुत इसका नॉलेज जो है इन साहित्य से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो गंगा घाटी की कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमें लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यह जो है पहली सहस्त्राब्दी बीसी। इसके अलावा जो दक्षिणी भारतीय महापाषाण संस्कृति जो, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है महापाषाण संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी जो महापाषाण संस्कृति है वहाँ पर भी हमें लोहे का उपयोग देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य हमें ऐसे इस तरह के मिले हैं। इसके अलावा उत्तर मध्य भारत में एक जगह है राजा नल का टीला, और चंदौली में एक जगह है मल्हार। यहाँ पे उत्खनन, जब खुदाई के दौरान कुछ क्षेत्रों में लौह प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति के बारे में पता चला है कि यहाँ पर जो है ये टेक्नोलॉजी, जो लोहे को एक्सट्रैक्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा लगा है, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे इसे प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी थी। और राजा नल का जो टीला है, यहाँ पे एक संस्कृति है, काली
पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, ठीक है, एक संस्कृति का नाम है, ठीक है, जो उत्तरी इलाके में जो इसे पाया जाता था। तो उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति से पहले के भी लौह साक्ष्य में इस जगह पे प्राप्त हुए। कहाँ पे? राजा नल, ये जगह का नाम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जैसे कि लोहे के कुछ औजार हमें प्राप्त हुए हैं, लोहे के छोटे छोटे औजार, और तलछट मतलब कि जो एक्सट्रैक्ट जो टेक्नोलॉजी से जो एक्सट्रैक्शन किया जाता था, तो उसका जो कुछ बचा हुआ जो तलछटी में जो लोहा बच गया था अयस्क, तो वो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं जहाँ पे धातु कर्म का कार्य होता था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण हमें साक्ष्य उत्तर प्रदेश के जैसे चंदौली के मल्हार जिले से हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो मल्हार स्थल जो है चंदौली जिले के मल्हार स्थल जो है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक हेमेटिट समृद्ध चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 4 संस्कृति मिलती है। पहली है पूर्व लौह, फिर इसके बाद लौह युग संस्कृति, और उसके बाद जो है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, और फिर इसके बाद शुंग कुषाण की संस्कृति की पहचान यहाँ की गई है, ठीक है। तो ये 4 संस्कृतियाँ हैं जहाँ जिसकी पहचान इस जगह पे की गई है। किस जगह पे? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मल्हार स्थल में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भट्टियाँ होती हैं ना, जैसे भट्टी होती है जिसमें आग लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है कुछ न कुछ जो चीज़ें गर्म किया जाता है, ठीक है। तो लौह धातु कर्म में भट्टियों का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे भट्टिया हमें प्राप्त हुआ है, और लौह तलछट के साथ, यानी कि जो लोहा, भारी लोहा जब नीचे बैठ जाता है तलछटी में, तो उसे बोला गया है लौह तलछट। के साथ यहाँ पे लोहे के कुछ उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि यह जो जगह है ये एक महत्वपूर्ण लौह धातु केंद्र था। इसके अलावा ये भी प्रशंसनीय विषय है कि जो धातु कर्म है, जो है लौह धातु कर्म विज्ञान जो है, ये हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ जहाँ कई जगह पे स्वतंत्र रूप में विकसित हुई। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे जो है इस टेक्नोलॉजी को इवोल्व किया गया, मतलब वहाँ पे इवोल्व हुई, यानी वहाँ पे लोगों को पता चला कि हाँ इस तरह से लोहे को जो है इस धातु कर्म के द्वारा इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर वहाँ से बाकी जगहों पे मतलब ये जो है धातु कर्म विज्ञान गया है। ऐसा नहीं है, हर जगह पे अपना अपना जो है अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र रूप से धातु कर्म विज्ञान जो लौह धातु कर्म था, ये वहाँ पे अपने जो है धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने अपनाया, जो भी उनके पास जो टेक्नोलॉजी था, मतलब उन्होंने R&D करके और किस तरह से लोहा बनाना है उन अयस्क में से, ठीक है, उनका वो स्वतंत्र रूप से धातु कर्म था। इसके अलावा लौह युग के साथ कई संस्कृतियां जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमको पर्टिकुलरली 3 संस्कृतियों के बारे में जानना है। पहली है काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, ठीक है। तो मृदभांड वही मिट्टी के बर्तन होते थे, और उसमें अगर काले और लाल रंग से जो है ऊपर लाल और नीचे काला रंग का अगर वो मृदभांड है, तो उसे जहाँ पे इस्तेमाल होता था इस तरह की मृदभांड का, तो उसे काले और लाल मृदभांड संस्कृति के नाम से पहचाना जाता है। जहाँ पे चित्र उकेरा जाता था उसे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और उत्तर काली पॉलिश वाली मृदभांड संस्कृति एक अलग है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है महापाषाण संस्कृति जो है ये अलग से हम टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के तो काले और लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, फिर उत्तर काली पॉलिश वाली मृदभांड संस्कृति, 3 हो गया, और इसके अलावा एक महापाषाण संस्कृति है, ठीक है। तो ये संस्कृतियाँ जो है लौह युग संस्कृतियों के साथ जुड़ी हुई हैं। काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया मृदभांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड बोला गया है। काले एवं लाल मृदभांड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये पहली बात तो समझ लीजिए कि ये जो मृदभांड है ये जो बहुत ही विशिष्ट मिट्टी के बर्तन होते थे, और ये एक जलावन तकनीक के कारण इसके जो अंदर का जो भाग है जहाँ पे खाना बनाया जाता है, मतलब जहाँ पे अंदर की तरफ जो है वहाँ उसको अगर कोई मतलब मिट्टी का बर्तन जिसमें हम खाना पकाते हैं, तो अंदर की तरफ जो है उसको काला किया जाता था। मतलब जलावन तकनीक ऐसा कि तकनीक का इस्तेमाल करके अंदर की तरफ जो है उसको काला कर दिया जाता था,
और बाहर की तरफ जो है उसको लाल रंग से जो है उसको लाल कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो मिट्टी का बर्तन जब पकता है, ठीक है, तो ऊपर से लाल हो जाता है, अंदर से भी लाल होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने अलग तकनीक अपनाया जिसे जलावन तकनीक बोलते हैं। और इससे जो है जो मिट्टी का जो बर्तन जो बनता था, और जो मृत भांड, वो बाहर की तरफ जो है लाल होता था, अंदर की तरफ जो है काला होता था। और ये पूरे भारत में पाया जाता है, ये काले एवं लाल मृत भांड संस्कृति जो पूरे भारत में इसके साक्ष्य हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है महापाषाण संस्कृति। और ये जो महापाषाण है ये मेगालिथ शब्द से ये बना है। ये वास्तव में ग्रीक शब्द है। मेगास का मतलब होता है महा, और लिथ का मतलब जो है लिथोस से प्राप्त हुआ है, तो लिथ का मतलब जो है पत्थर हुआ यहाँ पे। और ये जो संस्कृति है दरअसल में कब्र या दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और एक कर्नल मीडोज टेलर है, इससे पहले व्यक्ति का थे, नाम है इनका कर्नल मीडोज टेलर। इन्होंने 1852 में और 62 में कर्नाटक के शोरापुरा दुआब में इन महापाषाण संस्कृति की व्यापक खोज की। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसका जो इस महापाषाण संस्कृति का विस्तार कहाँ कहाँ है। दरअसल दक्षिणी उत्तर प्रदेश के विंध्य इलाके में, और फिर इसके वहाँ से लेकर के महाराष्ट्र के विदिशा क्षेत्र में, और फिर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी कई हिस्सों में जो है ये महापाषाण संस्कृति हमें प्राप्त होती है। और ये महापाषाण संस्कृति जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि ये लौह संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, महापाषाण संस्कृति के जो और भी अवशेष जो है उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट असम वाले मेघालय वाले इलाके में प्राप्त होता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश कहाँ पर है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है भारतीय भूगोल का थोड़ा बहुत ज्ञान है। और इसके अलावा बिहार के सिंहभूम क्षेत्र में भी इसके जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मैप है, ठीक है, ये गुजरात का इलाका है, यहाँ पे जो इस तरह से 3 बना होता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का इलाका हो गया। फिर जो है महाराष्ट्र से सटा हुआ ये जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विंध्या जो है इधर ही आसपास है, मध्य प्रदेश के आसपास। ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी के इलाके में ये आसपास ही है। तो ये साउथ इंडिया में जो है दक्षिण भारत में हमें महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महापाषाण जो संस्कृति है वहाँ पे कितनी प्रकार के जो है महापाषाण हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो महापाषाण संस्कृति है वो लगभग बल्कि वो जो पत्थर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे कब्रों को ढकने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर भी होते थे। तो महापाषाण संस्कृति जो महापाषाण यानी मेगालिथ ऐसी संरचनाएं हैं जो तराशे या बिना तराशे बड़े बड़े पत्थर, और जो बड़े बड़े जो पत्थर जो कब्र के आसपास लगाते थे या तो वो तराशे होते थे या बिना तराशे होते थे, दोनों तरह के होते थे। और धरती पर जो मृत लोग हैं उनकी याद में बनाया जाता था। तो इस तरह से 7 प्रकार के जो है संरचनाएं हैं। ठीक है, मेनहीर, डोलमेन और टॉपिकल टॉप पत्थर, फिर पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र, पत्थर की गुफाएं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ वास्तव में है क्या वहाँ महापाषाण के जो टाइप है ये वास्तव में है क्या। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पत्थर है गोलाई में, और उसके ऊपर जो है एक बड़ा सा पत्थर रख दिए हैं। ठीक, आप ये देख रहे हैं एक पत्थर है चारों तरफ, और इसमें एक गेट बना हुआ है एक पत्थर पे अंदर जाने के लिए। ठीक है, और ऊपर से इसको ढका हुआ है। ठीक है, ज़मीन के नीचे कुछ गड्ढा है, उसके ऊपर पत्थर से जो है इस तरह से ढक दिया है, खड़ा कर रखे हैं पत्थर। ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक पत्थर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ केवल बड़े बड़े पत्थर खड़े किए हुए हैं, लेकिन ऊपर कोई छत नहीं डाला गया है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार का संरचना है। ये बड़ा बड़ा पत्थर है, और जो है
एक रास्ता गया है दरवाजे टाइप का अंदर जाने के लिए, और उसको ऊपर से ढका गया है। ठीक है, एक ये पत्थर देखिए, ये वाला संरचना, ये गड्ढा है, ठीक है, ज़मीन के नीचे। इसके चारों तरफ जो है पत्थर हैं, और उसके फिर चारों तरफ पत्थर है, मतलब खुला हुआ है ये। और इस तरह से भी देखिए यहाँ पे जो है पत्थर बना हुआ है, पत्थर से सपोर्ट करके फिर ऊपर और भी पत्थर लगा रखे हैं। तो इस तरह के जो है महापाषाण संस्कृति में इस तरह से जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, और मृत लोगों को जहाँ दफनाया जाता था उसके आसपास जो है इस तरह के पत्थर जो है लगा देते थे, ठीक है, चिन्हित करने के लिए। और तो ये है। अब हम जो है अब देख लेते हैं उस बुक में किस तरह से दिया हुआ है। अब ये समझना आसान होगा, एक एक करके समझ लेते हैं। जो मेनहिर टाइप का जो महापाषाण है, ये मेनहिर टाइप का, इसमें एक खड़ा किया गया बड़ा पत्थर होता है, ठीक, और मतलब बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो है कई इसके संरेखण में, मतलब इसकी जैसे कि एक रेखा के अंदर और भी रूप में पाया जाता है। और ये जो है 1.5 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक ये होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? केरल के दक्कन में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। इसके अलावा डोलमेन एक है महापाषाण, ठीक है। ये जो टाइप है एक्चुअली में पत्थर का टेबल टाइप का जो है, मतलब जो है पत्थर खड़ा किए चारों तरफ, उसके ऊपर एक जो है पत्थर रख दिए, सपाट टेबल टाइप का बन गया, ठीक है। और ये विंध्य में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही काफ़ी है। और ये कहाँ पाया जाता है? विंध्य में पाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में ब्रह्मगिरी में पाया जाता है, तमिलनाडु के चिंग प्लेट में पाया जाता है। टॉपिकल्स ये एक टाइप है महापाषाण की, छतरी जैसी संरचना होती है, ठीक है। मैंने दिखाया था जो पत्थर है तिकोने टाइप के बने बने हुए थे, नीचे की तरफ जो है कई पत्थर तिकोने टाइप के रखे, तो उसके ऊपर जो है छतरीनुमा जो है एक ऊपर से गोल टाइप का जो है छत लगा हुआ था, छतरीनुमा लग रहा था, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो 4 पत्थर के स्लेब को एक कब्र के ऊपर खड़ा किया जाता है, और एक गोल पत्थर इसके ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि ये छतरी जैसा लगता है। और ये कहाँ पाया जाता है? केरल में, अरियान्नूर में और चेरामनगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा टॉप पत्थर ये टाइप है, ये टॉपिकल्स के समान ही है, ठीक है। ये भी छतरी नुमा ही देखने में लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है गुंबद के आकार के बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, और स्लेब जमीन की सतह पर रखे गए होते हैं, ठीक है। और ऐसा देखने में लगता है कि सांप के फन जैसा देखने में लगता है। और ये कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। इसके अलावा पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र, यानी कि जो ऐसा जो महापाषाण में जो अंतिम संस्कार के लिए 2 मीटर गहराई और 3 मीटर व्यास, यानी कि ये गड्ढा खोदा जाता है जिसका व्यास जो है 3 मीटर, 3.5 मीटर है, और उसकी जो गहराई है गड्ढे की 2 मीटर है, ठीक है। और इसके आसपास जो है घेरे वाले पत्थर लगा दिए जाते हैं, पत्थर घेरे में, ठीक है। मैंने आपको जो फोटो में दिखाया था, जो है एक गड्ढा है कब्र टाइप का, फिर उसके आसपास जो बहुत सारे पत्थर सजाए गए हैं, तो इसी तरह है। और ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत के कब्रों में पाया जाता है, जैसे कि चिंगलपुट, चित्रदुर्ग और गुलबर्गा जिलों में, ठीक है। और उत्तर भारत के काकोरिया में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पत्थर की गुफाएं, ये भी एक टाइप है। ये मखरले पत्थर से बनी होती है, और इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों में सीढ़ियों और गड्ढे को खोदकर किया गया है, ठीक है। जो चट्टान है उसमें मतलब सीढ़ी टाइप का बना करके फिर गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। और इन पत्थरों को काटने के लिए लोहे का उपयोग किया गया था। इसीलिए ये जो महापाषाण संस्कृति है काफ़ी जो है लोहे की संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस गुफा बनाने के लिए चट्टानों को काटा गया है। किससे काटा गया था? लोहे से काटा गया था, लोहे से काटा गया था। और यहाँ पे जो पत्थर रखा मतलब इस वाले टाइप में जो सामने का जो पत्थर होता था उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा बना होता था अंदर जाने के लिए। और हो सकता है कि जो भी कुछ सामान वामान पहुँचाने के लिए वैसा दरवाज़ा बनाया जाता होगा। इन गुफाओं के छत पर मध्य द्वार होता था, और यह मृतकों को जो मृत को जो जिसे दफनाया गया है उसको सामान दिया जाता था इस दरवाजे से, ठीक है। जैसे कि कोई त्योहार वगैरह हो गया, परिवार ने कुछ मनाया, खाने पीने का सामान जो है फिर वो अपने जो है जो
मृत जो परिवार में कोई मृत जिसकी कब्र है वहाँ पे वो सामान पहुँचाने के लिए पहुँचा दिए, तो उसके लिए जो है इस तरह का दरवाज़ा होता था। इसके अलावा शव पेटिका यानी कि ताबूत, ये टाइप है ये। तो ये एक पक्की मिट्टी से बना हुआ ताबूत था जो बच्चों के दाह संस्कार के लिए बनाया जाता था, और ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये शव पेटिका ताबूत वाले जो टाइप है, पैर वाला ताबूत, वृत्ताकार ताबूत और लंबे घड़े वाली शव पेटिका या ताबूत। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा जो ये कालक्रम है तो कालक्रम हमने देख ही लिया है। इसमें जो महापाषाण संस्कृति से लौह युग की शुरुआत हुई, यानी कि महापाषाण संस्कृति पहले आई, फिर उसके बाद जो है लौह युग संस्कृति आई। ठीक है, तो महापाषाण संस्कृति से लौह युग की शुरुआत हुई। ये दक्षिण भारत के अंदर कुछ स्थानों पर नवपाषाण संस्कृति के साथ भी ये पाया जाता है। और दक्षिण भारतीय महापाषाण की तिथि है, इसके बारे में पूरा अभी कोई अच्छा मतलब एक स्पष्ट जो है निश्चित नॉलेज नहीं है। ठीक है, हालांकि रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर कई सारे जो हमें सिक्के और मिट्टी के बर्तन और जो संगम साहित्य में प्राप्त हुआ है उससे निर्धारण की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हम एक निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य मैं बता दूं संगम साहित्य क्या होता है। जो दक्षिण भारत में जो साहित्य है, ठीक है, उसे जो मेन साहित्य है उसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो संगम साहित्य है और उसमें कई विभिन्न प्रकार की जो दफनाने की जो प्रथाएं हैं उसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो मवेशी जो जानवर होते थे उनको चुराने के लिए लोग आक्रमण करते थे, फिर वो मारे जाते थे, तो उनकी याद में जो है इतने बड़े बड़े पत्थर को खड़ा करके फिर जो है उनका दाह संस्कार वगैरह करने के जो तरीके का यहाँ पे वर्णन किया गया है संगम साहित्य से। तो इतिहासकारों ने वहाँ से कुछ जो है साक्ष्य प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो संगम साहित्य, ये याद रखने वाली चीज़ है कि संगम साहित्य की जो संरचना है वो पहली शताब्दी BCE से लेकर तीसरी शताब्दी BCE के दौरान हुई। तो इसी से हम जो है कालक्रम का निर्धारण करते हैं, मतलब एक ये हमें इनपुट्स प्राप्त होता है कि हाँ इनकी जो संरचना हुई है तो इस समय जो है ये चीज़ें मौजूद था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि रेडियो कार्बन डेटिंग से भी हमने जो है महापाषाण स्थलों का जो है कालक्रम जो है डेटिंग हमने निर्धारित करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कई सारे जो है इतने एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। साक्ष्यों के आधार पर दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति और दक्कन को 1000 BCE और 100 BCE के बीच रखा जाता है। ये जो है ये कालक्रम हमने निर्धारित किया गया है। ठीक है, लोहे के साथ संबंध, तो दक्षिण भारत में जो लोहे के प्रयोग की शुरुआत महापाषाण संस्कृति जो वहाँ पे पहले से मौजूद थी उससे काफ़ी जुड़ी हुई जो है प्रतीत होती है, यानी महापाषाण संस्कृति और लौह संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हमें कई साक्ष्य से प्राप्त पता चला है। और महापाषाण संस्कृति का शब्द का जो प्रयोग है वो लौह युग संस्कृति के समान रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लौह संस्कृति जो है लौह युग संस्कृति वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्कृति है। मतलब ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बदलाव लाने वाली संस्कृति है लौह युग संस्कृति। ठीक है, तो इसके समक्ष महापाषाण संस्कृति को नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा जो महापाषाण संस्कृति इसमें 33 प्रकार के लोहे के औजारों की पहचान की गई है। महापाषाण कब्रों में की गई है, 33 प्रकार के लोहे की औजारों की पहचान की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कृषि के प्रयोग में की जाने वाली जैसे कुदाली, दराती, कुल्हाड़ियाँ आदि जो लोहे से बनी हुई थी। इसके अलावा जो शिल्प गतिविधियों के लिए जो हथियार जो उपकरण होते हैं जैसे छेनी हो गया, कील हो गया, ठीक है, युद्ध और शिकार करने के लिए तलवारें, खंजर, भाले ये सब होते हैं। ये सब लोहे की हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो उपकरण और हथियार जो थे ये लोहे के थे। इससे पहले जो थे वो तांबे और पत्थर के हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुए हैं महापाषाण संस्कृति में तो लोहे की प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए महापाषाण संस्कृति और लौह युग संस्कृति ये आपस में लिंक्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये जो तीर के आगे जो नोकीला चीज़ लगता था लोहे का, इसे
भाले टाइप का है, ठीक है। और ये उस हथियार है लोहे के जो उस समय इस्तेमाल होते थे, ठीक है। क्या क्या चीज़ है, ये जो है ये चाकू है शायद, ठीक है। और ये तलवार टाइप का है, ये त्रिशूल है, ये भाला है, ये गड़ासा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे नंबर है और इसके जो है बारे में दिया हुआ है। और ये जो दराती है जो काटने, जो गेहूँ काटने का काम आता है, ठीक, इस तरह से है। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पे तीर तीर मिला है, जो तीर के आगे का जो पोर्शन होता है लोहे का होता है। खंजर, खंजर चाकू को बोलते हैं। तलवार, भाला, त्रिशूल, लड़ाई वाली कुल्हाड़ी, कुदाली, साझा, हल, दराती, रकाब, कलछी, तिपाई, दीपक, ठीक है। और जो दीपक होता है लोहे का प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हमें प्राप्त हुए हैं उत्खनन के पश्चात। महापाषाण कब्र से के आसपास जो चीज़ें लोहे के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में लोगों की जीवनचर्या क्या थी, लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। खाने पीने का तो यही सब जो फल फ्रूट और जो शिकार करके खाते पीते होंगे, लेकिन वो किस तरह से रहते थे, ठीक है। ये हमें जानना है कि महापाषाण स्थल में आमतौर पर जो पानी, पत्थर और लोहे, सोने और अन्य धातुओं के स्रोत हमें पाए जाते हैं। यहाँ से ये सब चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण एक ये बात है कि ये जो संस्कृति थी महापाषाण संस्कृति, यह ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक, याद रखिएगा, ग्रामीण संस्कृति थी। इसके अलावा जो कृषि के लिए, जो पशुपालन निर्वाह के मुख्य साधन थे, और जो सिंचाई की तकनीक से ये लोग परिचित थे, ठीक है। खेती के लिए लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। और इन्होंने क्या क्या चीज़ उगाया खेतों में, चावल, जौ, चने और चने के दानों और कब्रों से हमें जो मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें इन्होंने खेती इसका करते थे, ये सब जो है अपने खेतों में उगाते थे। कुछ पालतू जानवर हमें उनके साक्ष्य मिले, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो संस्कृति है एक जटिल समाज के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि जो लोग मर जाते हैं वो वास्तव में फिर वो दूसरी जीवन में जो है जाते हैं। तो ये मृत्यु के बाद जो जीवन था उसमें ये विश्वास करते थे। अब हमारे पास जो है ये मेन टॉपिक इस चैप्टर का ख़त्म हो गया है। और अब ये बहुत प्रश्न है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।